हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम बात कर रहे हैं किसकी। अपने पास जो आज का टॉपिक है वो है अपने पास फोर मोमेंटम यानी चतुर्विम संवेग। तो बात करते हैं अपन चतुर्विम संवेग किसे कहते हैं। तो अपन ने इसके जो पहले वाला टॉपिक था वो अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करते हैं किसकी, अपन फोर मोमेंटम की। वैसे इसके पहले जो अपन ने क्लास पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, फोर वेलोसिटी। उसमें अपन ने चारों कंपोनेंट निकाल लिए थे, जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आया था वो किसका आया था अपने पास, यू एक्स का। सेकेंड आया था किसका, यू वाई का। थर्ड आया था यू जेड का। ऐसे ही अपने पास फोर्थ कंपोनेंट किसका आया था, आयोटा ई सी करके आया था, यानी वो किसी भी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब यदि मैं बात करूं देखो चतुर्विम संवेग की यानी फोर मोमेंटम की, तो इसमें क्या होगा अपने पास, क्या इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, क्या इसके बारे में अपन कहेंगे। इसके बारे में जो भी डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि चतुर्विम संवेग किसे कहते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि कोई भी विराम द्रव्यमान यानी जो रायस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान को आप किससे लिखते हो हमेशा, एम नॉट से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो विराम द्रव्यमान होगा वो क्या होगा अपना एम नॉट। ठीक है, ये एम नॉट हो गया। और अपने पास जो चतुर्विम वेग है यानी फोर वेलोसिटी है, यानी चतुर्विम वेग का गुणनफल यानी चतुर्विम वेग, जिसको अपन ने किससे लिखा था, यू म्यू से लिखा था। तो ये क्या है अपने पास विराम द्रव्यमान और ये है अपने पास चतुर्विम वेग। इन दोनों का यदि मैं गुणनफल करूँ यानी इसको मैं किससे व्यक्त करता हूँ, प्यू म्यू से। तो एम नॉट और यू म्यू, ये जो टर्म है ये क्या कहलाएगी अपनी फोर मोमेंटम, क्या कहलाएगी अपनी फोर मोमेंटम। तो चतुर्विम संवेग फोर मोमेंटम किसे कहेंगे कि किसी भी कण का या किसी भी पार्टिकल या किसी भी पार्टिकल का चतुर्विम वेग, या कह सकते हैं अपन फोर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किसके साथ हो, रेस्ट मास ऑफ एनर्जी के साथ। तो वही अपना क्या कहलाएगी, फोर मोमेंटम। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी का भी विराम द्रव्यमान के साथ चतुर्विम वेग का मल्टीप्लाई हो तो वो क्या कहलाती है अपनी एक फोर मोमेंटम यानी चतुर्विम संवेग कहलाती है। अब इसके भी अपन कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट टर्म लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं क्या, फोर मोमेंटम। तो चतुर्विम संवेग को मैं किससे लिखता हूँ, पी म्यू इज इक्वल टू एम नॉट और यू म्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगी अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब मैं इसके क्या करता हूँ, एक एक करके घटक निकालता हूँ। देखो घटक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो आप रेस्ट मास, यदि एक तो रेस्ट मास होता है, एक पार्टिकल का मास होता है। यदि पार्टिकल गतिशील है तो इन दोनों में आपको रिलेशन भी पता होगा कि एम तथा एम नॉट में संबंध, वो आप क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। बताओ क्या होता है, एम तथा एम नॉट में क्या संबंध होता है बताइए। एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, एम वन माइनस वी अपॉन में सी, और साथ में क्या आता है इसका स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट। ये वाला रिलेशन होता है, पढ़ रखा है आपने। यदि रिलेटिविटी पढ़ी है तो आपने ये वाला रिलेशन भी पढ़ ही रखा होगा। बताओ पढ़ रखा है क्या रिलेशन या नहीं पढ़ रखा, बताओ जल्दी से बताओ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। सॉरी यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, ये एम नॉट कहाँ आएगा, एम नॉट तो यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अपने पास जो रेस्ट मास और नॉर्मल मास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट वन माइनस यू बाई सी का होल स्क्वायर। ये आपने रिलेशन पहले ही पढ़ रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाली चीज़ है अपने पास, ये क्या है अपना, यानी जहाँ पर अपन ने गामा लिखा था वो क्या लिखा था, वन माइनस वी अपॉन में सी, या फिर अपन ने क्या लिखा था यू स्क्वायर बाय सी, ये क्या था अपना गामा था। तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि जो एम होगा वो किसके इक्वल होगा, एम नॉट और गामा के। लिख सकता हूँ, कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने, केवल इसकी डेफिनेशन लिखी है। और कण का जो गतिशील पार्टिकल होता है, गतिशील और विराम द्रव्यमान के मध्य मैंने क्या लिखा, इसका संबंध लिखा है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, यदि नहीं है तो फिर अपन आगे चलते, बताओ चले आगे। चले आगे, दिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। चलो चलते आगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाली टर्म तो हो गई। अब मैं बात करता हूँ किसके, इसके एक एक घटक की। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, वो डेफिनेशन लिख लीजिए आप, लगाइए चतुर्विम संवेग और उसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। पहले लिखिए इसमें विराम कण के द्रव्यमान, विराम कण के द्रव्यमान और चतुर्विम वेग के गुणनफल को, विराम कण के द्रव्यमान और चतुर्विम वेग के गुणनफल को चतुर्विम संवेग कहते हैं। विराम कण के द्रव्यमान और चतुर्विम वेग के गुणनफल को चतुर्विम संवेग कहते हैं। विराम कण के द्रव्यमान और चतुर्विम वेग के गुणनफल को चतुर्विम संवेग कहते हैं। इसे पी म्यू से व्यक्त करते हैं, इसे पी म्यू से व्यक्त करते हैं। जहाँ पर म्यू कितना होगा, जहाँ पर
म्यू कितना होगा 1 2 3 और 4, तो ये लिख लो, ये पूरा ही लिख लो। ये पी म्यू यानी ये तो क्या हो जाएगा अपना फोर मोमेंटम, और इसमें यदि एम तथा एम नॉट में रिलेशन निकाले तो क्या हो जाएगा अपना ये रिलेशन हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसे। फिर अपन एक एक घटक की बात करते हैं इसका। चले घटक की ओर चले, चलो चलते हैं। फर्स्ट मैं निकालता हूँ इसका प्रथम घटक, किसका, चतुर्विम संवेग का, चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक यानी फर्स्ट कंपोनेंट। तो देखो एक तो मैं निकालता हूँ, बाकी आप निकालोगे। तो देखो यदि प्रथम घटक की बात करता हूँ यानी इसमें क्या रखना है अपन को, म्यू इज इक्वल टू 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास म्यू इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे मैं यदि 1 रखता हूँ तो P1 इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास एम नॉट और U1। अब अपन जानते हैं, अपन ने क्या जानते हैं, ये U1 क्या यहाँ पे फोर वेलोसिटी है, चतुर्विम वेग है, ये किसके इक्वल निकाला था अपन ने, हम पहले से ही जानते हैं कि जो U1 था वो किसके इक्वल था, गामा UX के। तो ये वाली वैल्यू में यदि मैं यहाँ पे रखता हूँ तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम नॉट गामा और UX। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो अपने पास जो एम नॉट गामा है वो किसके इक्वल आएगा, M के इक्वल आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो P1 है वो किसके इक्वल हो सकता है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो एम नॉट गामा है वो किसके इक्वल है, M के। तो ये हो जाएगा अपने पास M और UX, ठीक है। ये यदि कैपिटल M लिखते हो तो सभी कैपिटल लिखना, यदि स्मॉल लिखते हो तो सभी स्मॉल लिखना। तो मैंने स्मॉल ही लेके चल रहा हूँ, ये मान के चलो सब क्या है स्मॉल ही है, ठीक है। इसमें कैपिटल बड़ा कुछ नहीं लिया है, ओनली एक M लिया है, एक M नॉट लिया है। देखो ये यदि एम यू एक्स आ गया यानी P इज इक्वल टू क्या होता है एम भी संवेग होता है। ये क्या है इसका मास है, ये क्या है इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में। तो अपन कह सकते हैं कि जो P1 होगा वो क्या होगा अपने पास PX होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो P1 है वो किसके इक्वल होगा PX के, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ जो PX है वो किसके इक्वल होगा एम यू एक्स के। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या किया, केवल ये जो अपन ने फोर मोमेंटम का फॉर्मूला था, फोर मोमेंटम में अपन ने क्या किया एम नॉट म्यू म्यू निकाल लिया था। यानी ये इसकी डेफिनेशन होती है कि रेस्ट मास ऑफ किसका, किसी भी पार्टिकल का रेस्ट मास और क्या होता है फोर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई होता है, वो क्या कहलाता है फोर मोमेंटम कहलाता है। ये इन दोनों में रिलेशन होता है, यहाँ से ये रिलेशन अपना निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू 1 लिखा फर्स्ट कंपोनेंट के लिए। तो P1 इज इक्वल टू एम नॉट U1। तो U1 इज इक्वल टू क्या हो गया गामा UX। गामा UX ये वाली टर्म तो अपन पहले से ही जानते हैं फोर वेलोसिटी से, तो ये मैंने यहाँ पे रख दी। एम नॉट गामा क्या होता है, यहाँ पे अपन जानते हैं कि एम नॉट गामा क्या होता है M होता है। तो ये हो जाएगा M और UX, तो ये क्या बन जाएगा अपना PX। इसी तरह मैं क्या निकालता हूँ सेकेंड कंपोनेंट निकालता हूँ, किसका लिख लेना आप चतुर्विम संवेग का द्वितीय घटक। किसका, चतुर्विम संवेग का द्वितीय घटक। यानी यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं म्यू इज इक्वल टू 2 रखता हूँ। तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास P2 इज इक्वल टू एम नॉट और क्या हो जाएगा U2। अब आप U2 भी जानते हो किसके इक्वल होता है गामा UY के। तो ये हो जाएगा अपने पास P2 इज इक्वल टू एम नॉट गामा और UY, और एम नॉट गामा आप जानते हो किसके इक्वल होता है M के। तो ये हो जाएगा P2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा MUY, और इसको मैं लिख सकता हूँ किसके इक्वल होगा MUY किसके इक्वल होगा PY के, क्योंकि ये क्या है मोमेंटम की टर्म है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास PY। यहाँ तक भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसी तरह मैं क्या निकालता हूँ सेम थर्ड निकाल लेता हूँ। तो देखो थर्ड क्या होगा अपने पास, यानी तृतीय घटक, तृतीय घटक म्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये क्या होगा अपने पास P3 इज इक्वल टू एम नॉट U म्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U3, और U3 अपन जानते हैं क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो कि वो क्या होता है गामा UZ होता है। तो ये हो जाएगा एम नॉट गामा और UZ, और एम नॉट गामा क्या होता है यहाँ पे वही M होता है, ये अपन पहले से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा P3 इज इक्वल टू M और UZ, और ये MUZ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ मैं P3 इज इक्वल टू PZ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तीनों कंपोनेंट निकलवा दिए, तो एक बार आप इसको लिखिए। अब यहाँ पे देखो कि जो अपना P1 आया वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर PX पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये किस कौन सी टर्म पर डिपेंड कर रहा है MUX, यानी फोर मोमेंटम की X कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है, सॉरी फोर वेलोसिटी वाली टर्म पे, ठीक है। ये वाली कौन सा है वाई कंपोनेंट में या वाई डायरेक्शन में अपन कह सकते हैं फोर वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। ये किस पर है जेड पर फोर वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो ये लिखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट घटक लिखवाता हूँ इसका फोर्थ वाला।
लिखिए इसको। लिखने की थोड़ी स्पीड रखिएगा। कोर्स की चिंता भी मत कीजिएगा। यदि आप बीएससी के स्टूडेंट हो या बीएससी बीएड के हो, यदि एग्ज़ाम आपकी मार्च में लग जाती है तो भी आपका कोर्स करवाएंगे, चाहे सिलेबस कम हो या नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में बैठे कि सिलेबस कम होगा, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं लगेंगे। तो ये सब आपकी गलतफहमी है। तो जब तक यूनिवर्सिटी का नोटिस नहीं आता है, किसी भी बात का किसी पर भी विश्वास नहीं करना है जब तक आपके पास ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। लिख दिया होगा। अब मैं लिखता हूँ इसका फोर्थ घटक। यदि मैं फोर्थ घटक की बात करूँ तो देखो, फोर्थ घटक जो U4 होता है वो किसके इक्वल होता है ये आप जानते हो, तो बताओ ये किसके इक्वल होता है। जो 4 वेलोसिटी का फोर्थ कंपोनेंट था वो अपन ने निकाला था, U4 इक्वल टू गामा आई सी निकाला था, तो उसी से मैं निकालता हूँ इसका फोर्थ घटक। ये तो लिख ही दिया होगा आपने। देखो तो वो कैसे निकलेगा। मैं क्या निकालता हूँ इसका फोर्थ घटक, चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक, चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक। तो देखो ये क्या होगा, अपने पास कितना रखना है, म्यू इज इक्वल टू 4 रखना है, तो P4 इज इक्वल टू m0 U4 हो जाएगा। और U4 आप जानते हो ये क्या, चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक है, फोर्थ कंपोनेंट है, तो किसके इक्वल आया था, गामा आयोटा सी के। अपन को पता है पहले से, इससे जो पीछे वाली क्लास थी उसमें यही पढ़ा था अपन, U4 इज इक्वल टू गामा आयोटा सी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P4 इज इक्वल टू m0 गामा आयोटा सी। m0 गामा किसके इक्वल होगा, m0 गामा आप जानते हो किसके इक्वल होता है, m के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, m। तो ये क्या हो जाएगा, P4 इज इक्वल टू m आयोटा सी। तो देखो अपने पास यदि मैं बात करता हूँ किसके, P4 की, तो यहाँ पे देखो जो P1 था वो क्या आया था, x की वेलोसिटी पर डिपेंड था। यहाँ पे जो आया वो y डायरेक्शन में वेलोसिटी पर डिपेंड था, वो आया वो z वेलोसिटी पर डिपेंड था। पर यहाँ पे जो P4 आ रहा है वो क्या आ रहा है, m आयोटा सी। इसमें कोई डायरेक्शन है क्या, न x है, न y है, न z है, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता उस पर। ये डिपेंड किसके कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है ओनली c पे। और c क्या होती है, लाइट ऑफ वेलोसिटी। तो वही क्या होती है अपने पास, प्रकाश का जो वेग होता है वो क्या होता है, c होता है, जो एक नियतांक के इक्वल होता है। तो वो अपन ने कह सकते हैं कि जो P4 यानी जो चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक है वो किस पर डिपेंडेंट है, प्रकाश की वेलोसिटी पर। अब इसमें एक, यदि आप क्वेश्चन देखोगे कि इसमें एक टर्म आती है कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक एनर्जी पर डिपेंड करता है। यानी वो क्या कह रहा है कि फोर मोमेंटम की जो टर्म है, फोर मोमेंटम की टर्म एनर्जी पर डिपेंडेंट कैसे रहती है उसकी बात करते हैं। चलो उसको देखते हैं। रिलेशन जानते हो क्या होता है आप, E इज इक्वल टू क्या होता है, MC होता है, कोई डाउट, सॉरी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, कोई डाउट इसमें। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू MC डॉट C लिख सकता हूँ। यदि मैं इसको इधर भेजूँ, E बाय C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC। यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू E बाय C किसके इक्वल हो गया, MC के। ये मैं MC की जगह क्या यहाँ पे E बाय C रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकता हूँ। P4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आयोटा ऐसे का ऐसे, और ये कटान हुआ नहीं है, आयोटा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा, और यहाँ पे MC की जगह क्या आ जाएगा, E बाय C आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यानी अपने यहाँ जो फोर्थ कंपोनेंट आ गया, तो अपन कह सकते हैं कि चतुर्विम संवेग का जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, या तो किसी नियतांक पर डिपेंड करता है, और यदि पूछ लेता है कि वो एनर्जी की टर्म पर डिपेंड करता है, सिद्ध कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, C कांस्टेंट है, किस पर डिपेंडेंट है यहाँ पे, एनर्जी की टर्म पे। तो अपन कह सकते हैं कि जो फोर्थ मोमेंटम की जो फोर्थ कंपोनेंट होता है वो डिपेंडेंट ऑफ किस पे है, एनर्जी के। तो ये वाली देखो चारों चीजें हो गई, ये तीनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी पर। ये वाला डिपेंड कर रहा है उसकी एनर्जी पर, या फिर कह सकते हैं कि किस पर डिपेंडेंट है, ये वाला प्रकाश की वेलोसिटी पर या प्रकाश का लाइट पर। तो इसको लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, फोर मोमेंटम हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन।
इसके आगे क्या करेंगे अपन, कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिख दिया होगा, लिख दिया होगा। तो चले आगे। तो अब आपको ध्यान रखना है जो यू एक्स आता है, सॉरी यू वन आता है, किस पर डिपेंड करता है, गामा यू एक्स पर। यू वाई आता है वो किस पर डिपेंड करता है, गामा यू वाई पर। जो यू थ्री आता है वो किस पर करता है, गामा यू जेड पर। इसी तरह से अपने मोमेंटम वाला भी आपको याद रखना है कि जो पी वन आता है वो किस पर डिपेंडेंट करता है, एम यू एक्स पर, वो एम यू वाई पर, और वो एम यू जेड पर, और ये करता है आयोटा ई बाय सी पर। तो इन चारों टर्म की अपन बात करते हैं एक एक करके। तो क्वेश्चन लिख दीजिए आप, क्वेश्चन लिखिए इसका। नहीं, क्वेश्चन लिखने से पहले इसकी 2 लाइन लिख लेना आप। चतुर्विम संवेग से स्पष्ट है कि, चतुर्विम संवेग से स्पष्ट है कि चतुर्विम संवेग का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय घटक, चतुर्विम संवेग का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय घटक, चतुर्विम संवेग का प्रथम द्वितीय एवं तृतीय घटक वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है। जबकि चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक, जबकि चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक, जबकि चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक ऊर्जा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जबकि चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक ऊर्जा के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये चारों कंपोनेंट की बात हो गई। अब मैं इसका क्वेश्चन करता हूँ। तो इसका जो फेमस क्वेश्चन है, जो अपन ने पहले से करते आ रहे हैं, इनवेरिएंस वाला, कि कोई भी टर्म अपन लिखते हैं उसको सबसे पहले क्या करते हैं, इनवेरिएंस में प्रूफ करते हैं। तो इसको अपन इनवेरिएंस में कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। तो देखो, यदि मैं इसके इनवेरिएंस की बात करूँ, ठीक है, इनवेरिएंस यानी इसकी निश्चित राशि, तो मैं कह सकता हूँ कि जो चतुर्विम संवेग होगा, यानी क्वेश्चन लिख लो आप, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, इस बार इंग्लिश में लिख लेता हूँ, प्रूफ दैट फॉर मोमेंटम इज इनवेरिएंस। इनवेरिएंस यानी क्या, क्या सिद्ध करना है कि चतुर्विम संवेग एक निश्चित होता है, निश्चित राशि होती है। चतुर्विम संवेग एक निश्चित राशि होती है, एक निश्चित राशि होती है। इस चीज को क्या करना है अपन को, प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ क्या करना है अपन को, मैं इसको क्या कर देता हूँ सॉल्व करके। बताओ, चतुर्विम संवेग एक निश्चित राशि होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, तो देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करके प्रूफ करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें। मान लेते हैं कि चतुर्विम संवेग वाली जो टर्म है वो कौन सी है, पी म्यू। तो क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, पी म्यू सिग्मा म्यू इज इक्वल टू 1 से 4, और ये क्या हो जाएगा, पी म्यू का स्क्वायर। बताओ, इस टर्म में लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अपन को क्या प्रूफ करना है, चतुर्विम संवेग एक निश्चित राशि होती है। तो देखो, चतुर्विम संवेग का वर्ग एक निश्चित, सॉरी क्वेश्चन क्या है, चतुर्विम संवेग का वर्ग है, सॉरी चतुर्विम संवेग का वर्ग एक निश्चित राशि होती है। यानी क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट फॉर मोमेंटम स्क्वायर है यार। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देना, आप स्क्वायर डाल देना कि जो फोर मोमेंटम की स्क्वायर वाली टर्म है वो कैसी होती है, इनवेरिएंस होती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं स्क्वायर करने के लिए मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, जहाँ पे यदि मैं वैल्यू करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो ये हो जाएगी P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर और प्लस का P4 स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्या किया, जो फोर मोमेंटम की टर्म थी उसमें केवल वैल्यू रखी P1 स्क्वायर, P2, P3 और P4 का स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अपन चारों ये टर्म जानते हैं ये किस किस के इक्वल होती है। तो देखो, हम जानते हैं कि वी नो डैट, कुछ थ्योरी की लाइन आप भी लिख दिया करो, ठीक है, जो अपन पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ नोट्स में। अब इसमें आप जैसे लिखते हो तो लिख सकते हो कि हम जानते हैं कि चतुर्विम संवेग निम्न होता है, फिर आप ये लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि चतुर्विम संवेग ये होता है। अब इसमें अपन जानते हैं कि जो P1 होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है अपने पास किसके, m0 गामा, और साथ में क्या आ जाएगा आपका
यू एक्स आ जाएगा। ऐसे ही अपने पास ये क्या होता है, यदि P2 की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, एम नॉट गामा और किसके इक्वल होता है, यू वाई के। ऐसे ही P3 होता है वो किसके इक्वल होता है, एम नॉट गामा और यू जेड के। इसी को तो मैंने दिया था, इसको देखो मैंने क्या क्या दिया था, इसको मैंने दिया था, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम नॉट गामा है वो क्या हो जाएगा एम, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है आपको। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यू वाई की टर्म में, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, एम यू जेड की टर्म में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एम नॉट गामा एम होता है, अपन पहले ही देख चुके, यू एक्स यू वाई, तो इसको मैंने क्या लिखा था, पी एक्स पी वाई और पी जेड, तो 3 टर्म तो ये आ गई, ठीक है। यानी ये अपन सब जानते हैं, क्या जानते हैं, यानी देखो ये सब इक्वल है, यानी कह सकते हैं कि इससे ये टर्म आई है और इससे ये टर्म आई है, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऐसे निशान लगा देता हूँ। अब देखो मैं इस टर्म में कोई सी भी टर्म काम में लिख सकता हूँ, चाहे ये लूँ चाहे ये लूँ। अब मैं P4 का लिखता हूँ सबसे पहले, तो देखो P4 का क्या आ जाएगा, एम नॉट गामा। देखो यहाँ पे क्या टर्म आई थी अपने पास, P4 की जो आई थी वो क्या आई थी बताओ, P4 की जो अभी अपन ने टर्म निकाली थी वो क्या आई थी, बताइए जल्दी बताइए बताइए। ये आई थी अपने पास एम नॉट गामा आयोटा सी आई थी। यदि आप एनर्जी की टर्म में लिखते हो तो क्या आया था, आयोटा ई अपॉन में सी। यदि आप एनर्जी की टर्म में लिखते हो तो क्या आया था, आयोटा ई बाय सी आया था। बताओ ये टर्म आई थी अपने पास। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, नहीं है तो फिर अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाली टर्म में ये सब वैल्यू रखता हूँ, यानी P1 P2 P3 और P4 अपने जो इक्वल चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये वाला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 P म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली वैल्यू रख देता हूँ। देखो इसमें एम नॉट गामा एम नॉट गामा एम नॉट गामा सभी में चारों टर्म में, तो क्या मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो ये सब स्क्वायर वाली फॉर्म में होंगे, तो मैं इसको एम नॉट गामा स्क्वायर क्या कर सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ, क्या बताओ? यहाँ तो किसी को कोई डाउट है क्या? ले सकता हूँ। देखो यहाँ से मैंने, या फिर आप चारों टर्म में ये चारों वैल्यू रखना, वहाँ से देखो एम नॉट गामा स्क्वायर सभी में आएगा, तो वो मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास बचेगा एक तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म तो ये बचेगी। इसमें से भी मैंने क्या निकाल दिया, एम नॉट गामा तो बाहर निकाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का आयोटा सी का स्क्वायर बचेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है अपने पास ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये मैं बता सकता हूँ कि जो u होता है वो मान लेते क्या होता है, यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप और यू जेड के कैप। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसका मूड लिखोगे तो यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस का यू जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जो ये टर्म है ये बन जाएगी अपनी, देखो यू स्क्वायर बन जाएगी, तो ये यू स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर है उसका क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो ये अपनी टर्म क्या आ जाएगी, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर। यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, क्या कॉमन लूँ बताओ, यहाँ पे अपन को कॉमन लेता हूँ, देखो 1 माइनस जो गामा वाली टर्म होती है कैसी बनती है, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस यू बाय सी। तो यदि ये टर्म बनती है तो ये क्या हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर, यदि माइनस का सी स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी और सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि ये वाला क्या होता है, जहाँ पर 1 गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होता है। तो इसको मैं 1 अपॉन गामा लिख सकता हूँ, स्क्वायर नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अंडर रूट लिख सकता हूँ। देखो क्या लिख सकता हूँ, यदि ये ऐसी टर्म है यू स्क्वायर तो सी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम नॉट स्क्वायर गामा स्क्वायर सी स्क्वायर और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर। गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास देखो जो टर्म बचेगी, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा है क्या? नहीं है। जब ये वाला आ गया तो अब अपन क्या करेंगे, अब देखो ये तो किस में आया है, यदि ये मानते हैं अपन एस निर्देश तंत्र में आया है, ये क्या कह रहा है कि फोर मोमेंटम का वर्ग एक इनवेरियंस होता है। यदि मैं एस डैश निर्देश तंत्र में बात करूँ इन सब की, किसमें, एस डैश निर्देश तंत्र में, तो बताओ इसमें कोई इफेक्ट आएगा क्या? कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एम नॉट क्या है, कभी भी जो एम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो क्या है अपना एक तरह से मास है। सी है वो भी कभी चेंज नहीं होगा, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और पी म्यू डैश स्क्वायर आएगा वो भी किसके इक्वल आएगा, माइनस का एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी प्रकार, ठीक है, लिख लेना आप इसी प्रकार। तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि अतः
अतः स्पष्ट है कि क्या हो जाएगा अपने पास, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और पी म्यू डैश का स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि ये क्या ऐसी राशि है अपनी इनवेरिएंस राशि, यानी एस निर्देश तंत्र में भी वही रहेगा और एस डैश में भी वही रहेगा। तो इसको भी आप जल्दी से जल्दी लिख दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उस साइड का नहीं दिख रहा क्या, दिख रहा तो होगा, ऐसे नहीं दिखे तो मैंने बोल दिया, कुछ एक आधा वर्ड कट जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। लास्ट में इसको पुराने पेपर भी आपको करवाए जाएंगे, तो कोर्स की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको, चाहे पुराने पेपर हो, कोई क्वेश्चन हो। यदि कोई क्वेश्चन होता है जो आपको इस रिलेटेड हो, नहीं आता हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, तो जब आप साथ साथ इसको पढ़ रहे हो तो आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। लिख दिया होगा। अब चलते आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो क्या है, इसके जैसा ही है। एक एनर्जी रिलेशन पढ़ रखा है आपने, क्वेश्चन में लिखता हूँ क्या लिखता हूँ, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। बहुत ही अच्छा रिलेशन है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, चतुर्विम संवेग से सिद्ध कीजिए कि, चतुर्विम संवेग से सिद्ध कीजिए कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर। यानी जो एनर्जी रिलेशन होता है, यानी कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा संवेग संबंध। क्या कहते हैं, ऊर्जा संवेग संबंध, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन।
तो देखो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन है आपका कि चतुर्विम संवेग से सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संवेग संबंध को प्रूव करना है। तो ये वाला रिलेशन निकालना है अपन को इसे फोर मोमेंटम की हेल्प की सहायता से, ठीक है, इसको यूज लेके। तो देखो इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसका सॉल्यूशन में जो इसमें कुछ पुराना सॉल्यूशन भी काम आएगा आपका। तो आप, मैं तो वापस नहीं लिखूंगा, पर आपको इस क्वेश्चन में वापस लिखना है पुराना सॉल्यूशन कहाँ तक लिखना है। यहाँ से जो मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूँ, तो ये वाली टर्म मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो आपको ये का यही सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना केवल। अब देखो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट है नहीं, ये तो आप लिख सकते हो, बताओ लिख सकते हो। तो जल्दी से 2 मिनट देता हूँ, आप फटाफट लिख लीजिए, या फिर आप क्या करिए इसकी जगह छोड़ दीजिए यहाँ तक कि फिर मैं इसका आगे का लिखता हूँ, ठीक है। तो आप इतनी जगह छोड़ दीजिए, ये वाला और ये वाला जो लिखा हुआ है, तो ये आपको वापस इस क्वेश्चन में भी लिखना है स्टार्ट से। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जगह छोड़ दीजिए, आधा पेज होगा लगभग, तो उसको छोड़ दीजिए, फिर मैं आगे आपको करवाता हूँ एनर्जी रिलेशन प्रूफ करवाता हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ तक तो आपको निकालना है। अब अपन को क्या करना है, अब देखो नया क्या करना है, इसमें नया अपन को ये करना है, नया अपन को करना है, क्या करना है कि अपन जानते हैं कि जो P1 होता है वो किसके इक्वल होता है, Px के, जो P2 होता है वो किसके इक्वल होता है, Py के, और जो P3 होता है वो किसके इक्वल होता है, Pz के, और P4 होता है वो मैंने एनर्जी की टर्म में निकाला है, किसके इक्वल होता है, आयोटा E/c के। तो यहाँ पे क्या आपने एनर्जी की टर्म आ रही है, तो इस तरीके से इसको निकालना है। तो बताओ यहाँ में मैं निकाल सकता हूँ क्या, बताओ निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। यानी ये क्या है, ये तो अपने पास इसकी जगह में क्या वैल्यू रखूँ, ये वाली वैल्यू रख दूँ माइनस का m0 स्क्वायर और c स्क्वायर, यानी जो ये वाली टर्म थी इसकी जगह ये अपन ने निकाला है, तो ये वैल्यू रख दी, ठीक है। इसको नंबर दे देता हूँ समीकरण 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अब देखो इसमें P1 है, तो P1 क्या हो जाएगा अपना Px स्क्वायर, Py स्क्वायर, P2 P3 की जगह Pz स्क्वायर और प्लस का P4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ में जब Px की वैल्यू रखूँगा तो Px स्क्वायर ही रहेगा, प्लस Py स्क्वायर ही रहेगा, प्लस Pz स्क्वायर ही रहेगा। ये क्या रहेगा, प्लस का आयोटा E/c का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर प्लस Pz स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यदि मैं मान लेता हूँ कि जो p वेक्टर है वो क्या है अपना Pxi कैप Pyj कैप प्लस का Pz k कैप। तो जो ये वाली टर्म है, यानी इसको मैं यदि मोड लेके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, Px स्क्वायर Py स्क्वायर और प्लस का Pz स्क्वायर हो जाएगा। यानी इन तीनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इन तीनों की जगह मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, और इधर क्या है अपना माइनस का m0 स्क्वायर और c स्क्वायर। ये तो पुराना है, तो ये तो आप लिख दीजिएगा, इसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा अपने पास, जो ये रिलेशन आया है अपना, ये क्या आया अपने पास, देखो यहाँ पे यदि मैं क्या करता हूँ, ये c स्क्वायर इधर ले लेता हूँ, तो माइनस का m0 स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का e स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा c स्क्वायर इधर आएगा, तो ये क्या होगा माइनस का m0 c4 इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर। यदि मैं ई स्क्वायर को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर p स्क्वायर c स्क्वायर, ऐसे का ऐसे, ये उधर जाएगा तो प्लस का, तो m0 स्क्वायर c4, ये अपना रिलेशन आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, क्योंकि अपन को ये वैल्यू चाहिए थी, कौन सी, पी म्यू इज इक्वल टू माइनस एम सी स्क्वायर, समीकरण 1 से जो लिखा है, तो उसको मैंने जो पहले सॉल्व कराया था वहाँ आपको वापस सॉल्व करना है, फिर लिखना है, फिर यहाँ से आपको वापस ये वाला उतारना है, ठीक है। तो अभी तो आप ये वाला उतार दीजिए, उसके लिए जगह छोड़ी होगी, तो वो आप जब क्लास एंड हो उसके बाद लिख लेना। तो ये लिखिए, ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया।
लिख दिया होगा। चले आगे, लिख दिया तो चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि यदि किसी कण की कुल ऊर्जा, यदि किसी कण की कुल ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा की दोगुनी हो, विराम द्रव्यमान ऊर्जा की, विराम द्रव्यमान ऊर्जा की दोगुनी हो, दोगुनी हो, तो अपन को प्रूफ करना है, सिद्ध करो कि कण का वेग, तो सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि कण का वेग √3/2c होगा। ये वाली चीज अपन को प्रूफ करनी है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या कह रहा है, अपन को प्रूफ करना है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है √3/2c होती है। किस केस में, जब केस अपने पास क्या है, केस अपने पास ये है कि जो कण की टोटल एनर्जी है, ये कण की टोटल एनर्जी क्या होगी, E, विराम द्रव्यमान ऊर्जा क्या होती है, m0c²। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो बताओ यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, प्रश्नानुसार, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अपने पास जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। देखो E, ये तो मान लेता हूँ मैं कण की कुल ऊर्जा, और जो विराम द्रव्यमान की ऊर्जा उसको मान लेता हूँ मैं 2E, इसको मान लेता हूँ E' और इसको मान लेता हूँ E। अब ये वाला जो आइंस्टीन के रिलेशन से यदि मैं टर्म लिखूँ, यानी ये वाली तो क्या है, देखो कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, या फिर आप स्थिर विराम द्रव्यमान ऊर्जा, तो ये E क्या होगा अपने पास m0c² के कॉमन इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E' और यहाँ पे लिख सकता हूँ m0। तो देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आइंस्टीन के रिलेशन से, आइंस्टीन के संबंध से, आइंस्टीन के संबंध से जो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E' इक्वल टू आएगा mc²। E' क्यों माना, क्योंकि अलग अलग एनर्जी है, एक कह रहा है कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा, एक कह रहा है रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो दो, इसलिए मैंने एक को E' मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा mc²। अब देखो इसमें भी क्या है, कण की कुल ऊर्जा है, तो कण की कुल ऊर्जा और वो ऊर्जा दोनों का रेस्ट मास क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, m0 लिख सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये क्या हो गया अपना, देखो ये तो हो गया अपना E इक्वल टू mc², और ये क्या हो गया अपना m0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे m0c², ठीक है। इसका क्या होगा, रेस्ट मास ये वाली है, तो रेस्ट मास मान लिया ये वाली। इसके क्वेश्चन के आप ये आगे ये भी लिख सकते हो कि स्थिर विराम द्रव्यमान ऊर्जा, माना कि स्थिर विराम द्रव्यमान ऊर्जा कितनी है आपकी, E है, और कुल ऊर्जा है वो कितनी है, E' है, कुल ऊर्जा कितनी है, E' है। तो ये आप प्रश्नानुसार करके इसके बाद ये लिख सकते हो, ठीक है। और अपन जानते हैं कि जो m और m0 में रिलेशन होता है वो क्या होता है, m0 1 - u/c, यही होता है अपन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1/u² 1 - का c। तो देखो यदि यहाँ पे m0 है, यहाँ पे भी अपन को m0 रख सकता हूँ m0 की टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, m0 1 - u/c का स्क्वायर, ये आ जाएगा c² इज इक्वल टू 2m0c², ठीक है। m0 से m0 कैंसल आउट हो जाएगा, c² से c² कैंसल आउट होगा, क्या बताओ। यदि यहाँ पे c² रखे, अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं की अपन ने, मिस्टेक तो नहीं की, हाँ सही है। ये c² से c² भी कैंसिल आउट होगा, केवल अपनी जो टर्म आएगी वो तो यहाँ से आएगी। तो देखो इसमें क्या बचा अपने पास, इसके आगे से मैं यहाँ लिखता हूँ, अपने पास बचा 1 - u/c का होल स्क्वायर, साथ में क्या था √ इज इक्वल टू जो 2 था, तो वो क्या रह गया 2। इसको मैं इधर भेज दूँ तो ये क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1 - u/c का होल स्क्वायर, साथ में √ यदि मैं इसका क्या करूँ, वर्ग करूँ, यानी वर्ग करने पर
तो ये तो क्या हो जाएगा अपना 1/4 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू बाई सी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। अब मैं क्या करूँ देखो, अब मैं करता हूँ इसको क्या वर्क करने पर, तो u बाई सी निकालना है अपन को, यहाँ पे क्या निकालना है कण का वेग, यानी क्या निकालना है अपन को u निकालना है। या जैसे आप यदि v मानोगे तो v आ जाएगा, u मानोगे तो u आ जाएगा, ठीक है। तो यदि कण का वेग निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस का 1 इधर आ जाएगा, या फिर आप इस टर्म को इधर ले आओ क्योंकि वो माइनस नहीं बचेगा, इस टर्म को इधर लाओगे तो ये क्या बचेगा u बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो ये तो क्या बचेगा 4 माइनस 1 अपॉन में 4 और ये बचेगा u बाई सी का स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ u बाई सी इज इक्वल टू, देखो क्या बचा 3/4, तो ये तो हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा c स्क्वायर। यदि अंडर रूट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और c, यानी ये अपना आंसर हो गया, यही निकालना था अपन को। तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि इस रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि यदि किसी कण की कुल ऊर्जा रेस्ट मास एनर्जी की 2 गुनी है तो उसका जो वेलोसिटी की टर्म होती है वो क्या होगी, तो सीधा सा आपको याद रखना है कि वेलोसिटी की टर्म किसके इक्वल होगी अंडर रूट 3/2 c के, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तो लिखिए इसको भी जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख दिया होगा, चले आगे एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। लिख दिया। यदि आपको लगता है स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख सकते हो, ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट ये लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है क्वेश्चन करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संवेग संबंध से सिद्ध कीजिए, ऊर्जा संवेग संबंध से सिद्ध कीजिए कि संबंध से सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा संवेग संबंध से सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि अपने पास यदि किसी कण का वेग, यदि कण प्रकाश के वेग से गतिशील है, यदि कण प्रकाश के वेग से गतिशील है तो कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा, तो कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा, तो कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा, कितना होगा 0 होगा। ये वाली चीज अपन को क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो अपन क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन को समझना अब एक बार। सबसे पहले क्या कह रहा है ऊर्जा संवेग संबंध से, यानी इसमें जो काम में लेना है वो क्या लेना है अपन को एनर्जी मोमेंटम रिलेशन काम में लेना है। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा संवेग संबंध क्या होता है, हम जानते हैं कि ऊर्जा संवेग संबंध क्या होता है, आप जानते हो अच्छे से। तो देखो यहाँ पे मैं क्या काम में लेता हूँ ऊर्जा संवेग संबंध E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस का M नॉट स्क्वायर C4। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं है।
फिर वो कह रहा है ऊर्जा संवेग संबंध से सिद्ध कीजिए कि यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से गतिशील है, यानी v इज इक्वल टू क्या है अपने पास c है। तो देखो यहाँ आप p की टर्म को जानते हो, p क्या होता है अपने पास mv होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ e स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का m नॉट स्क्वायर और c4। कोई डाउट? क्या कह रहा है? प्रकाश का यदि कण का वेग प्रकाश से गतिशील है, यानी प्रकाश के वेग से गतिशील है, यानी जो पार्टिकल का वेग है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रश्नानुसार क्या देखो v इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपन को, c दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास e स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c4, यहाँ पे c स्क्वायर आ जाएगा तो c4 हो जाएगा प्लस का m नॉट स्क्वायर और c4। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आइंस्टीन का संबंध क्या होता है? आइंस्टीन के संबंध से E इज इक्वल टू क्या होता है अपना एम सी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, जब E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर c4, इसकी जगह ये लिख दिया, ये टर्म ऐसे की ऐसे जो पहले से लिख रही है, तो एम स्क्वायर c4 प्लस का एम नॉट स्क्वायर c4। एम देखो ये वाली टर्म दोनों कट जाएगी, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम नॉट स्क्वायर c4 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या ये आंसर सही है क्या? देखते देखो यहाँ पे ये तो क्या है, कांस्टेंट है, यानी c तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। तो फिर 0 क्या होगा, जब ये वाला 0 नहीं है तो इसका पार्टिकल का मास ही 0 होना चाहिए, एक टर्म 0 बता रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा 0। अतः स्पष्ट है कि यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से गतिशील है, कण का वेग प्रकाश के वेग से गतिशील है, प्रकाश के वेग से गतिशील है तो विराम द्रव्यमान शून्य होगा। तो कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा। इसको भी लिख दीजिए। लिख दिया, तो चले आगे। लिख दिया होगा। अब अपन को कुछ डेफिनेशन लिखनी है, कुछ सदिश रूपांतरण समीकरण। तो पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन लिखाता हूँ, सदिश रूपांतरण समीकरण। उसके बेस पे अपन कौन कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे, चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण और चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण। तो वो दोनों क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं उसकी इक्वेशन पे।
चले आगे। चलो चलते हैं। आप लिखिए, टॉपिक लगा लीजिए सदिश रूपांतरण समीकरण। क्या लगा लीजिए? सदिश रूपांतरण समीकरण। वैसे मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, उसी टाइप से है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो क्या इसको इंग्लिश में बोले तो क्या बोल सकते हैं? वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है, या वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले सदिश रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं? तो मान लिया कि अपने पास कोई भी कोऑर्डिनेट होता है, उसमें एक निर्देश तंत्र में, मान लिया कि एक निर्देश तंत्र में कोई कोऑर्डिनेट है अपने पास x, y, z, या कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो a1, a2, a3 और a4, ठीक है। इसी निर्देश तंत्र में मैंने कोऑर्डिनेट क्या माने? a1, a2, a3 और a4। ऐसे ही मैं दूसरे निर्देश तंत्र में भी कोऑर्डिनेट क्या मानता हूँ? s तथा s डैश, यानी दोनों में ये कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास? सेम ही है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, या फिर इसको आप डैश की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, s डैश है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये किसके इक्वल होगा? a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश और a4 डैश। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है वो कैसे लिखते हैं, यानी कोई भी दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाए, उसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको कैसे इक्वेशन के रूप फॉर्म में लिखते हैं वो अपन को देखना इस डेफिनेशन में, ठीक है। तो पहले मैं इसके कुछ लाइनें लिखा देता हूँ थ्योरी में, वो लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो इसमें लिख लीजिए सबसे पहले कि यदि किसी सदिश राशि के निर्देशांक, एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो, यदि किसी सदिश राशि के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो और उसी सदिश राशि के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में परिभाषित हो, यदि किसी सदिश राशि के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो, यदि किसी सदिश राशि के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो और उसी सदिश राशि के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में परिभाषित हो, और उसी सदिश राशि के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में परिभाषित हो, तो इन निर्देशांकों के मध्य संबंध परिभाषित करने वाले समीकरण को चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण कहते हैं। चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण कहते हैं। नई लाइन से लिख लेना, माना एक कैपिटल A एक सदिश राशि है, माना कैपिटल A एक सदिश राशि है, इस सदिश राशि के चतुर्विम निर्देश तंत्र में घटक, इस राशि के चतुर्विम निर्देश तंत्र में घटक a1, a2, a3 और a4 है। लिख लो, चतुर्विम निर्देश तंत्र में इसके घटक a1, a2, a3 और a4 है, और अन्य चतुर्विम निर्देश तंत्र में इसके घटक, और अन्य निर्देश तंत्र में इसके चतुर्विम निर्देश तंत्र में इसके घटक, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, यानी इसमें किसकी बात होगी? चतुर्विम की। अन्य निर्देश तंत्र में इसके घटक a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश और a4 डैश हो तो, a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश और a4 डैश हो तो इन घटकों के लिए चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण, इन घटकों के लिए चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण, चतुर्विम सदिश रूपांतरण समीकरण कैसे लिखना है? जैसे आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की सारणिक रूप में लिखा था, सेम वैसे लिखना है, a1 डैश, a2 डैश, a3 डैश और a4 डैश, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? जो पहले लिखा था, यहाँ पे अपना क्या आया था बताओ? यहाँ पे अपना क्या आ रहा था बताओ जल्दी से? इसमें बीच में जो सारणिक आई थी वो क्या आई थी अपने पास? गामा
0 0 आयोटा बीटा गामा, ठीक है। ये 0 1 0 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या था माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और इसके साथ में क्या था अपने पास A1 A2 A3 और A4, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यदि मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन कैसे आ जाएगी? देखो यहाँ पे क्या हो गया A1 डैश, तो A1 डैश किसके इक्वल आएगा आपका? A1 डैश आएगा आपका गामा A1 के, तो ये गामा A1 के, ठीक है। प्लस का क्या आ जाएगा अपने पास आयोटा बीटा गामा A4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते पर अपन सॉल्व कहाँ पे करेंगे? जो मोमेंटम वाली टर्म लेंगे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो यदि गामा को मैं बाहर ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा A1 प्लस आयोटा बीटा और A4 आ जाएगा। ये A1 डैश आ जाएगा, A2 डैश इज इक्वल टू तो A2 रहेगा, A3 डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास A3 रहेगा, और जो A4 डैश है वो क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा गामा A1 आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा गामा A4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं यदि गामा बाहर लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा गामा A4 माइनस गामा बाहर ले लिया तो आयोटा बीटा A1 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जो पहले इक्वेशन लिखी थी वही इक्वेशन हो जाएगी, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन की सही इक्वेशन है। मान लो बस अपन में केवल डिपेंडेंट कहाँ आएगा कि वो पूछ लेता है कि चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण लिखो, 4 वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? यहाँ पर ux डैश uy डैश uz डैश और यहाँ पे वही, या फिर आप लिख सकते हो u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश ux uy uz और वो वाली टर्म आ जाएगी। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मैं वो भी लिखवाता हूँ आपको। लिख दिया होगा, चलें आगे, ठीक है चलते हैं। जो पढ़ा हुआ उसी को एक बार लिख रहे हैं बस, केवल जो आप जानते हो, कुछ नया कुछ नहीं लिख रहे। अब लिखिए आप चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। नेक्स्ट लिखिए चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। यानी इसमें भी क्या लिखना है? वही आपको लिखना है चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण 4 वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इसमें भी लिख लो, मैं पहले 2-4 लाइन लिखवा देता हूँ, जो जो माना है वो, फिर इसमें इक्वेशन लिखते हैं। लिखिए इसमें यदि किसी कण के चतुर्विम वेग के घटक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो, यदि किसी कण के चतुर्विम वेग के घटक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो, यदि किसी कण के चतुर्विम वेग के घटक एक निर्देश तंत्र S में परिभाषित हो और उसी कण के चतुर्विम वेग के घटक दूसरे निर्देश तंत्र S डैश में परिभाषित हो, तो इन चतुर्विम वेग के घटकों के मध्य संबंध परिभाषित करने वाली समीकरण को चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण कहते हैं।
माना किसी कण का चतुर्विम वेग u म्यू है। माना किसी कण का चतुर्विम वेग u म्यू है। माना किसी कण का चतुर्विम वेग u म्यू है। इस चतुर्विम वेग के s निर्देश तंत्र में घटक। इस चतुर्विम वेग के s निर्देश तंत्र में घटक। इस चतुर्विम वेग के s निर्देश तंत्र में घटक u1, u2, u3 और u4 है। इस चतुर्विम वेग के s निर्देश तंत्र में घटक u1, u2, u3, u4 है तथा s डैश निर्देश तंत्र में घटक u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश है। अतः चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। अतः चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण। तो कुछ नहीं करना, वेग रूपांतरण समीकरण जैसे अपन ने सदिश रूपांतरण समीकरण लिखा था सेम वही लिखना है। तो देखो ये क्या आ जाएगा u1 डैश, u2 डैश, u3 डैश और u4 डैश। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना गामा 0 0 आयोटा बीटा और गामा। यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 और गामा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका u1 u2 u3 और u4। ठीक है। यहाँ यदि मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखता हूँ तो बताओ क्या आएगी। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या आएगी बताओ। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी u1 डैश इज इक्वल टू गामा आ जाएगा u1 बार, u1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, गामा बाहर ले लिया मैंने दोनों टर्म से, तो प्लस का क्या आ जाएगा आयोटा बीटा और u4। ठीक है। ऐसे ही u2 डैश इज इक्वल टू u2 आएगा, u3 डैश इज इक्वल टू u3 आएगा और u4 डैश आएगा। अपने पास गामा बाहर ले लिया तो क्या बचेगा u1 माइनस सॉरी u1 नहीं, क्यों बचेगा देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस का आएगा, तो माइनस का तो क्या बचेगा अपने पास आयोटा बीटा और u1 और यहाँ क्या बचेगा u4। क्या बचेगा u4, क्यों क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की, तो प्लस की पहले लिखेंगे तो ये अपनी क्या हो जाएगी इसकी चतुर्विम वेग रूपांतरण समीकरण हो जाएगी। तो इसको लिखिए और आपका एक होमवर्क रहेगा, इसमें आपको क्या लिखना है चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण लिखनी है। क्या लिखनी है चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण। यह आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, इसको लिखना है आपको। तो लिखिए इसको। देखो ऑनलाइन क्लास में जितना मज़ा है उतना क्लास में भी नहीं था। क्लास में तो सिलेबस भी पूरा नहीं होता था, पर यहाँ तो आपको 3 या 4 महीनों में भी सिलेबस पूरा करवाएंगे। इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़े लेंथी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टुकड़ों में करके देखिए। ठीक है। यदि ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो बाकी इतनी सीटिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए कि 1 घंटे का तो आप प्रॉपर आराम से बैठ के करो कवर। मिनिमम 1 घंटे, एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम आपको 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स भी इतना ईजी नहीं होता जितना आप समझते हो, बहुत जने इसको लापरवाही में भी लेते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि यदि एग्ज़ाम फॉर्म आ जाते हैं तो उसको भी आप टाइम से भर लीजिएगा, कॉलेज में जमा करा दीजिएगा उसकी हार्ड कॉपी। ठीक है। तो हो गया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ये आपका होमवर्क नोट कर लीजिए, चतुर्विम संवेग रूपांतरण समीकरण लिखनी है। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं नए टॉपिक की।